नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेलो नव भारत। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। राजस्थान के बाड़मेर में आज एयरफोर्स के विमानों के लिए आपात लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इसका उद्घाटन करेंगे। गंधव बाकासार में NH 925 पर इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को बनाया गया है। भारतीय वायुसेना का एक विमान पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस हवाई पट्टी पर इमरजेंसी लैंडिंग करेगा। इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल वायुसेना के विमानों की आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। NH 925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। IAF और NHAI की देखरेख में GHV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। इससे पहले अक्टूबर 2017 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मॉक लैंडिंग की थी, ताकि यह दिखाया जा सके कि ऐसे राजमार्गों का उपयोग वायुसेना के विमान आपात स्थिति में उतरने के लिए कर सकते हैं। लेकिन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आता है। अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार गठन के बाद महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। अफगानिस्तान एक अलग मुल्क और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे। महबूबा ने कहा कि अफगानिस्तान में शरिया कानून के तहत तालिबान सरकार चलाए। उन्होंने कहा कि जो असली शरिया कहता है, जो हमारे कुरान शरीफ में है, जो बच्चों और औरतों के अधिकार हैं, किस तरह से शासन करना चाहिए, मदीने का मॉडल रहा है। उस पर अगर वो सरकार चलाते हैं तो वो दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। अगर वो उस पर अमल करेंगे तो दुनिया के देश उनके साथ होंगे और सभी उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पुराने शासन काल वाला अपना तरीका अपनाएंगे तो फिर सारी दुनिया के लिए ही नहीं, अफगानिस्तान के लोगों के लिए मुश्किल हालात होगा। इससे पहले श्रीनगर में एक कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि तालिबान को अफगानिस्तान में इस्लामिक नियमों के आधार पर शासन करना चाहिए। दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि तालिबान हर किसी से इंसाफ करेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पूंछ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से जुड़े हुए हैं और ये तीनों पूंछ में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। एडिशनल SP लियाकत अली के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों के पास से 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड और 100 गोलियां बरामद हुई हैं। तीनों आतंकियों को करनी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहा था कि पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान आर्मी स्पेशल सर्विस ग्रुप घाटी में आतंकवाद को हवा देने के लिए लगातार घुसपैठियों को हिंदुस्तान की सीमा में भेजने के फिराक में है। LOC पर नौशेरा, भिम्बर गली, कृष्णा घाटी और केरन सेक्टर को घुसपैठ के लिए मुफीद बताया गया था। लिहाजा सुरक्षा बल और जांच एजेंसियां चौकस हैं और लगातार आतंकी अपने मंसूबों में नाकाम साबित हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर पाकिस्तान में भी नजर आने लगा है। इमरान सरकार ने सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों के टीचर्स के लिए एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन के तहत आने वाले स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर्स जीन्स, टी-शर्ट्स या टाइट्स नहीं पहन सकेंगे। इसके कुछ दिनों पहले ही बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को भी इस तरह के कपड़े पहनने से रोका गया था। इमरान सरकार ने यह नोटिफिकेशन FDE के जरिए 7 सितंबर को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि FDE ने रिसर्च के दौरान ये पाया है कि पहनावे का असर लोगों के जहन पर उससे कहीं ज्यादा होता है जितना समझा जाता है। पहला प्रभाव तो छात्रों पर ही होता है। हमने यह तय किया है कि महिला शिक्षक अब से जीन्स या टाइट्स नहीं पहन सकेंगी। पुरुष शिक्षकों के भी जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जा रही है। उन्हें क्लास और लैब्स में टीचिंग गाउन्स या कोट्स पहनना जरूरी होगा। पंजाब प्रांत में भी इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की सरकार है।
यहाँ पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ परंपरागत कपड़े ही पहने जा सकेंगे और इसके ऊपर मेडिकल कोट जरूरी होगा। पाकिस्तान के मशहूर शिक्षाविद, शिक्षक और छात्र भी इमरान सरकार के फरमान का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों का आरोप है कि सरकार क्वालिटी एजुकेशन के बजाय तालिबान का निजाम अपनाने जा रही है, जो पाकिस्तान के भविष्य के लिए सही नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला किया है। चेतला में तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान बंगाल की सीएम ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सकती है, इसलिए जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को रोकने के लिए जांच एजेंसियों की मदद ली, उसी तरह का काम वो टीएमसी के साथ कर रही हैं। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাইরের গুন্ডা নিয়ে এসে ইলেকশনের নামে টোটাল একটা সিলেক্টিভ ওয়েতে এমনভাবে কম্প্রোমাইজ করা হয়েছিল, এমনভাবে তৃণমূলটাকে ধ্বংস করার কাজ করা হয়েছিল এবং বাংলার শক্তিকে নির্মূল করার চেষ্টা হয়েছিল যে আপনারা ভাবলে শিউরে উঠবেন। আপনারা অনেকে জানেনও আমি একটা সিটে হেরেছি, কিন্তু আমি কোর্টে কেস করেছি। এভিডেন্স না থাকলে কোর্টে কেস অ্যাকসেপ্টেড হয় না। 500 ভোটার ভোট পড়েছে 1000। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे पूछताछ के लिए लगातार बुला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिन लोगों का नाम वाकई में नारदा स्टिंग में है, उन्हें नहीं बुलाया गया है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान सी ममता ने कहा कि सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि 2021 में किस तरह से चुनाव कराए गए हैं। नंदीग्राम में मेरे ऊपर हमला के पीछे षड्यंत्र था। 1000 गुंडे बाहर से आए और बंगाल को बरगलाया। ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक बनर्जी से कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ को लेकर भी केंद्र पर हल्ला बोला। ममता ने कहा कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को निशाना बना रही है। उधर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि उपचुनाव में कितने भी प्रत्याशी मैदान में उतार लें, हमारे वोटर हमारे साथ हैं, जीत हमारी होगी। नोएडा की एक सोसाइटी के गार्ड्स की हिंसक तस्वीर को देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट करता गार्ड दिखाई दे रहा है। मारपीट के इस वीडियो में दिख रहा है कि पिटाई खाने वाला शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के लोटस बुलेवियार्ड सोसाइटी की यह घटना है, जहां मामूली विवाद पर गार्ड्स की एक टीम ने सोसाइटी के एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होने पर मामला दर्ज कर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में इस बार गणेश भक्तों को गणपति बप्पा का साक्षात दर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना की तीसरी लहर की चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। गणेश भक्तों को इस बार बप्पा का ऑनलाइन दर्शन करने की सलाह दी है। पिछले साल भी गणेश भक्तों ने घर में ही रहकर बप्पा की पूजा अर्चना की थी। पिछले साल भी कोरोना के कठोर प्रतिबंधों की वजह से अपने अपने घरों में ही रहकर पूजा अर्चना की थी। इस बार भी उन्हें लाल बाग के राजा का दर्शन लाल बाग जाकर करने का मौका नहीं मिलेगा। गणेश मंडल ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि जनता की जान बचानी जरूरी है। अगर जान बची तो पर्व त्योहार आते रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज साल 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का रैंकिंग जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री देश भर में शिक्षण संस्थानों की NIRF रैंकिंग 2021 को वर्चुअल मोड में दोपहर 12:30 बजे आधिकारिक रूप से लॉन्च करेंगे और अलग अलग कैटेगरी में देश के टॉप कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट nirfindia.org पर जारी होगी। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज
रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन के पैरामीटर पर NIRF रैंकिंग को जारी किया जाता है। कोरोना महामारी में शिक्षण संस्थानों के बंद होने से इस साल NIRF रैंकिंग जारी करने में देरी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस और ड्रग्स से जुड़े 4 साल पुराने मामले में बाहुबली फेम राणा दुग्गुबाती से ईडी ने पूछताछ की। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने साल 2017 में टॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ एक जांच शुरू की थी। इसमें रवि तेजा, रकुल और दूसरी कई हस्तियों से पूछताछ की गई। SIT ने टॉलीवुड कलाकारों सहित करीब 62 संदिग्धों के बाल और नाखून के नमूने एकत्र किए थे। हालांकि अभी तक किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। वहीं अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि कोई कलाकार ड्रग्स लेने के मामले में शामिल था या नहीं। वहीं ट्रेन में सफर करते वक्त मोबाइल ऐप के जरिए कैसे शिकायत दर्ज करें और SBI ने अपने यूजर्स के लिए कौन सा अलर्ट जारी किया है, देखिए वो खबरें जो आपके काम की हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर के अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश में नए नए तरीके अपनाता रहा है। रेलवे ने टेक्नोलॉजी के जरिए यात्रियों को कई सहूलियतें दी हैं। अगर आप रेलवे के सामान्य कोच में सफर के दौरान सफर करते हैं और आपकी समस्या की सुनवाई नहीं होती है, तो आप रेल मदद ऐप का सहारा ले सकते हैं। यात्री रेल मदद ऐप पर जाकर अपने टिकट का नंबर दर्ज कर शिकायत कर सकते हैं। सफर के दौरान यात्री पानी, बिजली और साफ सफाई के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप और किसी भी प्रकार की शिकायत इसके जरिए कर सकते हैं। अगर आप रेलवे के किसी कर्मचारी के रवैये से खफा हैं और शिकायत करना चाहते हैं, तो इसी ऐप की मदद से आप शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको शिकायत संबंधी डिटेल, घटना की तारीख, कर्मचारी का नाम, घटना स्थल और बाकी जानकारी देनी होगी। फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता इत्यादि की जानकारी देनी जरूरी है। आप इसमें अपनी शिकायत लिख सकते हैं। इसके साथ आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। डिजिटल बैंकिंग का चलन बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के खतरे भी बढ़ गए हैं। आए दिन कस्टमर्स को उनके ईमेल या फिर मैसेज में कैशबैक, कूपन, इनाम और फ्री गिफ्ट ऑफर वाले लिंक आते रहते हैं। कस्टमर्स को ऑफर की ज्यादा जानकारी के लिए इन लिंक्स पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। साथ ही कस्टमर्स को कुछ जानकारियां भी बतानी पड़ती हैं। जालसाज बस इसी मौके का इंतजार कर रहे होते हैं और आपके द्वारा बताई गई निजी जानकारी का इस्तेमाल करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन फिशिंग से बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। SBI ने अपने ग्राहकों से ईमेल या फिर मैसेज के जरिए मिलने वाले इस तरह के फर्जी मैसेजेस से सावधान रहने को कहा है। बैंक का कहना है कि फ्री गिफ्ट या फिर कैशबैक जीतने वाले मैसेज में आने वाले लिंक पर ग्राहक को कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। SBI के इस अलर्ट के तहत जिन कस्टमर्स को उनके इनबॉक्स में फ्री गिफ्ट या फिर कैशबैक पाने के लिए लिंक मिल रहे हैं, ऐसे कस्टमर्स को इन लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इन फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करने से आपकी पर्सनल और गोपनीय जानकारी नष्ट हो सकती है। ऐसे में ग्राहकों को सतर्क रहना चाहिए। इन पर क्लिक करने से पहले एक बार गंभीरता से जरूर सोचना चाहिए। केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। इस तारीख तक आधार पैन लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का इस्तेमाल करने पर आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको 30 सितंबर तक आधार पैन लिंक कराना होगा। नियम के तहत अगर आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है और फिर भी आप इसका इस्तेमाल बैंक के लेन देन या किसी भी जगह करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है। ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना जरूरी है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इनएक्टिव पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक PM किसान सम्मान निधि योजना में अब तक करीब 12 करोड़ 14 लाख किसान जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 9वीं किस्त को 9 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किया गया था। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की थी। हालांकि करीब 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलने वाली किस्त फंस गई है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग फर्जीवाड़ा करके किसान के नाम पर इस योजना का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इस बात की जानकारी होने पर इन फर्जी किसानों से वसूली शुरू की गई है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के नियम में भी बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत किसानों को इस योजना का फायदा लेने के लिए जमीन के प्लॉट नंबर की भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा दाखिल खारिज पर पेपर भी जमा करना होगा। नियम के तहत अगर कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन वो जमीन उस किसान के नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसान को इस योजना का फायदा लेने के लिए जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर कराना होगा। शिवराज सरकार किसानों के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत किसानों को 50, 100 या 200 रुपए का बीमा नहीं मिलेगा। फसल बीमा क्लेम 1000 रुपए से कम बनने पर यह राशि किसानों को न देकर एक अलग खाते में जमा की जाएगी। इसे संचित निधि के रूप में रखा जाएगा और किसानों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इस प्रावधान को लागू करने पर कृषि विभाग में सहमति बन चुकी है। इस बार खरीफ फसलों के लिए 47 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया है। कई बार ये राशि 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होती थी। इसे लेकर विपक्षी दल किसानों का मजाक बनाने का आरोप सरकार पर लगाते थे और किसान भी निराश होते थे। दरअसल फसल को नुकसान पहुंचने पर उसका सर्वे कराकर बीमा की गणना की जाती है। इसमें फसल बर्बादी के आधार पर जब बीमा बनता है तो कई बार किसानों को पात्रता के अनुसार बहुत कम राशि मिलती थी। इससे किसानों के ऊपर से लोन का बोझ भी कम नहीं होता था। इसी को देखते हुए शिवराज सरकार ने यह फैसला लिया है। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। असम के जोरहाट में बड़ा हादसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी में दो नावों की आपस में टक्कर हुई है और उसके बाद अभी तक बताया जा रहा है कि 42 लोगों का वहां रेस्क्यू हो गया है। दो नावों में टक्कर लगने के बाद ये नावें पलटी और लोग वहां पर डूब गए। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि 30 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने का शक भी जताया जा रहा है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में हुई नाव दुर्घटना पर बुधवार को दुख भी व्यक्त किया था और कहा था कि यात्रियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि असम में हुई नाव दुर्घटना से दुखी हूं। यात्रियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को असम में हुई नाव दुर्घटना पर दुख जताया, जिसमें कई लोगों की नदी में डूबने की आशंका भी है। उन्होंने बचाव अभियान में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो इस वक्त अपने पूरे वेग पर है, पूरे उफान पर है और जितना विशाल हो सकती है ब्रह्मपुत्र नदी उतनी विशाल इस वक्त है और इस बीच में समुद्र सी लग रही है। आप इन तस्वीरों को देखेंगे लगेगा कि समुद्र, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी है और इसी बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है। ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पानी का तेज भी, पानी में वेग बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लगातार मानसून का सीजन है और इस बीच में बड़ी दुर्घटना हुई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं और ये जो सर्च ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बात कही है कि पीड़ितों को, जितने भी वहां पर पीड़ित हैं उन सबको बचाने का प्रयास है। जो वहां पर अभी भी लापता है उनको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है और एक एक कदम की जानकारी लगातार दी जा रही है। जिस तरह से सूचना मिला था 70 के लगभग आदमी उस बोट में थे और जहाँ तक इंजरी की बात है तो 3 बंदे इंजरी हुए थे, जिसमें से एक का डेथ हुआ है, लेडीज है, गुवाहाटी के हैं और बाकी 2 जन उसको रिलीज कर दिया गया। और हमारा टीम है जो पूरा ऑपरेशन में पूरा रात भर चला है। पूरा ऑपरेशन 8:40 से लेकर कम्प्लीटली सुबह 4 बजे तक चला है और दोबारा हम यहाँ ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर मिर्जापुर से आ रही है, जहां पर गंगा नदी में बड़ा हादसा हुआ है। 12 श्रद्धालुओं से भरी बोट डूब गई है। विंध्याचल के अखाड़ा घाट पर हादसा हुआ है। 12 श्रद्धालुओं से भरी हुई बोट डूब गई। 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 6 लोग अभी लापता है। तो देखिए, आपको बता दें मिर्जापुर में गंगा नदी में बड़ा हादसा हुआ है और इस नाव पर एक ही परिवार के 12 लोग बताए जा रहे हैं कि सवार थे और 6 का रेस्क्यू हो चुका है। 6 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गंगा स्नान कर ये श्रद्धालु जो है वो लौट रहे थे और इसी बीच नाव पलट गई। विंध्याचल से ये बड़ी खबर, अखाड़ा घाट पर बड़ा हादसा हुआ है। 12 लोग एक ही परिवार के। आप अंदाजा लगाइए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसका पूरा परिवार जो है नाव में पलटता गया। 6 को रेस्क्यू किया जा चुका है। 6 की तलाश अब भी जारी है।
इससे पहले हमने खबर आपको असम के जोरहाट से दी, जहां पर दो नाव की आपस में टक्कर हुई। 70 लोग उसमें बताया जा रहा है कि डूब गए और उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो यहां मिर्जापुर में भी कुछ इस तरह का हादसा, लेकिन यहां पर नाव पलट गई, 12 लोग डूब गए, 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 6 लोग अभी भी लापता हैं। और अब बड़ी खबर करनाल से। करनाल में जारी है किसानों का प्रदर्शन। मिनी सचिवालय के सामने किसान डटे हुए। किसान बेनतीजा, प्रशासन किसानों की बैठक को लेकर यहां पर तस्वीरें भी सामने आ रही है। आईएएस आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। दिल्ली की तरफ करनाल में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो जिस तरह से घेराव दिल्ली का किया हुआ है अलग अलग जगहों पर, इसको बड़े गर्व से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली बंद कर रखी है उसी तरह करनाल के साथ भी होगा। मांगे क्या है? आईएएस अधिकारी को बर्खास्त किया जाए और आरोप लग रहे हैं कि सरकार अधिकारी के साथ में है। तो ऐसे में मिनी सचिवालय के सामने अब किसान डटे हुए हैं। इससे पहले जो बातचीत उनकी अभी हुई है प्रशासन के साथ, वो बेनतीजा रही है। वो आईएएस आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली की तरह करनाल पर भी ये किसानों की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अब यही उठ रहा है कि जो तस्वीरें हमने दिल्ली के बॉर्डर पर देखी थी, क्या वही तस्वीर एक बार फिर से करनाल पर देखने को मिलेगी? राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे। और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे। और ये हमारी, जैसा कि अभी डीसी साहब ने बताया था, जितने भी आज किसान संगठनों के जो सम्मानित सदस्य आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जिला प्रशासन और पुलिस ने कल बड़ा धैर्य, संयम और सूझबूझ का परिचय दिया, जिससे आपसी कोई टकराव नहीं हुआ और न ही कोई जान माल की कोई विशेष रूप से क्षति हुई। आज भी हमारा लगातार जोर इसी बात पे था कि आपसी बातचीत से मामले का समाधान निकाला जाए, लेकिन वो जो भी प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था उस पर सहमत नहीं हुए। हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसी ना किसी प्रकार का कोई टकराव हो और ना ही कोई किसी प्रकार से कोई वोलेंस हो या किसी प्रकार से मिनी सेक्रेटरिएट का अंदर की तरफ कोई लोग आए या किसी राजकार्य को बाधित करें। तो एक तरफ तो जहां करनाल में किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने डेरा डाल दिया है, लखनऊ में आज और कल किसानों की बड़ी बैठक है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान संगठन की ये बैठक होने वाली है और इसी बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि अगली मीटिंग 9 और 10 सितंबर को लखनऊ में गन्ने को लेकर होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरें लगातार जारी है।